नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। बीपीएससी के लिए हमारा ये लेटेस्ट वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेड को भी 8 नवंबर को स्टार्ट किया है, प्लस टेस्ट सीरीज वाला भी स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज में आपको 22 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, 12 टॉपिक वाइज 10 फुल लेंथ मिलेंगे, प्लस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6000 स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करने के लिए। टोटल करंट अफेयर भी टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में मिल जाएगा, बिहार का करंट अफेयर भी मिलेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा, यूट्यूब की डे वाइज टेस्ट सीरीज, प्लस जो यूट्यूब के टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो भी इसी में मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बीपीएससी टेस्ट 17 डिस्कस करने जा रहे हैं। बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण से क्या संबंधित नहीं है? व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू मार्केट कंट्रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? दीवाने रियासत, शहनाई मंडी, मुनहियान या बरीद, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, दीवाने रियासत क्या होता था? ये बाजार नियंत्रण का मुख्य अधिकारी होता था। शहनाई मंडी कौन सा होता था? बाट माप की जांच करने वाला। और मुनहियान है, ये जासूस हैं। और ये बरीद होते थे वो इंटेलिजेंस अधिकारी, ये बरीद होते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये सभी बाजार नियंत्रण से के रिलेटेड काम करते थे। निम्नलिखित में से औरंगजेब के समय में कौन से विद्रोह हुए? जाटों का विद्रोह हुआ था, सतनामी विद्रोह भी हुआ था, अफगान विद्रोह भी हुआ था, और शहजादा अकबर ने भी विद्रोह किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, वकिया नविस, खुफिया नविस, हरकारा या परवांची। तो वकिया नविस समाचार लेखन, खुफिया नविस गुप्त पत्र लेखन, और हरकारा जो होते थे वो जासूस या फिर इनको संदेशवाहक कह लीजिए, और परवांची है जो ये आज्ञा पत्र लेखन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। सभी सही है, ए, बी, सी और डी। बुद्ध धर्म स्थारवादन और महासांख्यिक में निम्नलिखित में से किस परिषद में विभाजित हो गए? बुद्धा रिलीजन डिवाइडेड इनटू स्थारवादन एंड महासांख्यिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल? तो देखिए, फर्स्ट जो जहां राजगीर में हुई थी, सेकंड काउंसिल जो वैशाली में हुई, थर्ड जो वैशाली में हुई, या फोर्थ जो वैशाली में हुई, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, ये आपको टेबल है, याद होनी चाहिए पूरी, है ना, कि फर्स्ट कहाँ हुई, सेकंड कहाँ हुई, ये सब पूरा। तो फर्स्ट जो हुई थी वो आपकी हुई थी राजगीर में, सेकंड हुई थी वैशाली में, थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में, और फोर्थ हुई थी आपके कश्मीर में। ठीक है, तो ये हुई थी जब, तो चेयरमैन कौन थे फर्स्ट वाली के? वो थे आपके महाकश्यप, सेकंड वाली के थे सभाकमी, थर्ड वाली के थे मोगली पुत्र तिश, फोर्थ वाली के थे वसुमित्र। ठीक है, और राजा कौन थे, किनके टाइम पे हुई है ये? तो जब फर्स्ट वाली हुई थी तब राजा थे अजातशत्रु, उसके अलावा सेकंड के टाइम पे काला अशोक, थर्ड के टाइम के आपके अशोक, और फोर्थ के टाइम के हो गए कनिष्क। ठीक है, तो ये काला अशोक शुंग वंश वाले, ठीक है, अजातशत्रु हरण्यक वंश वाले, अशोक मौर्य वंश वाले, और कनिष्क कुषाण वंश वाले। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जो सेकंड काउंसिल थी उसी में ये स्थारवादन और महासांख्यिक में बट गए थे। ठीक है, पहली वाली में सुत्त पितक, विनय पितक का कंपाइलेशन हुआ था, और सेकंड वाली में जो थे ये दो पार्ट्स में बट गए थे, स्थारवादन और महासांख्यिक। थर्ड वाली में ये अभिधम पितक का कंपाइलेशन हुआ था, और फोर्थ वाली में जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा सुनने में आता है, वो है महायान और हीनयान, ये फोर्थ वाली में हुआ था। बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों का स्रोत क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण, तैतरेय ब्राह्मण, कठा उपनिषद या शतपथ ब्राह्मण? तो देखिए, बुद्ध के जो, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है वो तैतरीय उपनिषद से उसका स्रोत माना जाता है। और जो इनके अष्टांगिक मार्ग हैं वो क्या क्या हैं, जिसको अंग्रेजी में 8 फोल्ड पाथ कहते हैं? राइट ऑब्जर्वेशन,
राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया? Which of the following rulers gave important contribution in proliferating Buddhism? अशोक ने दिया, मनिंदर ने भी दिया, कनिष्क ने भी दिया और हर्षा ने भी दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कालानुक्रमिक क्रम से निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या जिन्ना के 14 सूत्र। देखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई सबसे पहले। उसमें मोतीलाल नेहरू ने एक अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, ठीक है। और इस रिपोर्ट से असहमति जताई जिन्ना ने और अपने 14 सूत्रीय फॉर्मूला दिया। तो सबसे पहले हो जाएगी 1928 में नेहरू की रिपोर्ट, फिर आ जाएंगे जिन्ना के 14 सूत्र, फिर उसके बाद आएगा लाहौर सेशन 1929, ठीक है, और फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 1423। विच अमंग द फॉलोइंग लीडर्स कॉल्ड एक्ट ऑफ 1935 एज बॉन्ड ऑफ स्लेवरी? निम्नलिखित में से किस नेता ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार कहा है? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए दास्ता का अधिकार 1935 के एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो आंसर हो जाएगा बी। द डे ऑफ डेलिवरेंस वाज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम लीग। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? जिन्ना के 14 सूत्र दिए जाने के बाद, 2 राज्यों की पुष्टि के बाद, भारत और पाकिस्तान, मतलब जब भारत और पाकिस्तान का कन्फर्मेशन हो गया उसके बाद बनाया, या विधायिका से कांग्रेस के इस्तीफे के बाद बनाया, या लाहौर अधिवेशन के बाद मनाया, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखते मुक्ति दिवस है जो, वो जिन्ना ने विधायिका से कांग्रेस के इस्तीफे दिए जाने के बाद मनाया था, जो कि 28 मंथ की गवर्नमेंट चली थी कांग्रेस की, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उन्होंने डे ऑफ डेलिवरेंस या मुक्ति दिवस मनाया था, किसके साथ मिलकर के? दलित नेता BR अम्बेडकर के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? गंगा की सहायक नदियां निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है। यमुना है, गंडक है, बूढ़ी गंगा भी है, सुवर्ण रेखा इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। कौन सा झरना नदी के साथ सही ढंग से मेल खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर रिवर? नहीं खाता है, ठीक है। पुनासा, चंबल बिल्कुल सही, धुआंधार नर्मदा ये भी सही, हुंड्रू कांची और जोग फॉल है जो वो शरावती नदी पर है, ये तो बिल्कुल सही है। ये 225 मीटर हाइट है इसकी, है ना, और महाराष्ट्र में। और ये जो आपका हुंड्रू है ये कांची नदी पर ना हो करके ये है आपका सुवर्ण रेखा नदी पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपनी मिट्टी के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर सॉइल? देखिए काली मिट्टी डेक्कन पठार, जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान, लवणीय मिट्टी तमिलनाडु, या रेगिस्तान की मिट्टी राजस्थान। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? नहीं पूछा है यहाँ पर। देखिए काली मिट्टी डेक्कन पठार बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान भी सही है, आपका रेगिस्तान की मिट्टी राजस्थान भी एकदम सही है, और लवणीय मिट्टी तमिलनाडु भी सही है। क्योंकि देखिए सलाइन सॉइल है जो वो
लगभग भारत में 1.70 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। और ये एरिया कौन सा है? राजस्थान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ठीक है। तो ये लवणीय मिट्टी भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। द फॉलोइंग सेंचुरीज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन से अभ्यारण्य सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? घटप्रभा कर्नाटका, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया बिहार में, लोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपकी मणिपुर में, और सीता माता अभ्यारण्य ये राजस्थान में। या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा लोखोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका असम में लोकेटेड है। और जो नेशनल पार्क फेमस है मणिपुर के लिए वो कौन सा है? वो है केबुल लमजाओ, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये इकलौता। किडनी किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द किडनी ऑफ एनवायरनमेंट? वेटलैंड, नेशनल पार्क, बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है वेटलैंड्स, आर्द्रभूमि। नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र स्थित है लक्षद्वीप में, कर्नाटक में, अंडमान एंड निकोबार में, तमिलनाडु में, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए ये स्थित है अंडमान एंड निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। मैच द फॉलोइंग। तंबाकू है जो वो खरीफ क्रॉप है, सरसों है जो वो रबी की क्रॉप है, और जो ककड़ी है वो आपकी जायद की क्रॉप है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि खरीफ क्रॉप कब बोई जाती है और कब कटती है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है। तो खरीफ बोई जाती है आपकी जून जुलाई में, और काटी कब जाती है? ये काटी जाती है सितंबर अक्टूबर के आसपास। वहीं आपकी जो रबी क्रॉप है वो बोई जाएगी अक्टूबर नवंबर में, इसके जस्ट कटने के बाद, और कटेगी उसके बाद अप्रैल मई में। वहीं जायद की बात करें तो ये आपकी लगभग मार्च से जून तक, ये मान लीजिए इतने दिन की फसल होती है फुल गर्मी, और ये आपकी फुल बरसात ले लीजिए, और ये आपकी फुल सर्दी ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ए हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? बगलीहार प्रोजेक्ट है जो वो चिनाब नदी पर है, सही है। उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती पर है, ये भी सही है। किशनगंगा झेलम पर है, ये भी सही है। और नाथप झाकरी ये सतलज पर है, ये भी सही है। तो नहीं पूछा था तो कोई सा भी नहीं है, सभी सही है। आंसर हो जाएगा ई। टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड बिटवीन 30 डिग्री से 45 डिग्री लेटीट्यूड एंड इज लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। जलवायु का प्रकार जो 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है, और यह महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थिर रहता है। मतलब कोई कॉन्टिनेंट है तो ना उसके वेस्टर्न साइड में ना ईस्टर्न साइड में, बीचों बीच मोस्टली पाया जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? शीतोष्ण रेगिस्तानी जलवायु, ताइगा जलवायु, टुंड्रा जलवायु, स्टेपी जलवायु, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। टेम्परेट डेजर्ट क्लाइमेट, ताइगा, टुंड्रा या स्टेपी। तो देखिए स्टेपी तो आपका होता है 40 से 60 डिग्री लेटीट्यूड, और यहाँ पूछ रहा है 30 to 45 वाला। वहीं आपका ताइगा है जो ये भी आपका होता है 45 से 70 डिग्री के आसपास नॉर्थ में, जिसको साइबेरियन टाइप भी बोलते हैं, साइबेरियन टाइप। और वहीं आपका जो टुंड्रा है ये कोल्ड डेजर्ट है, ये बिल्कुल पोल्स वाला है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा टेम्परेट डेजर्ट क्लाइमेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेडोकॉल सॉइल। निम्नलिखित में से कौन सी पेडोकॉल मिट्टी है? पेरीज, लेटराइट, टेरा रोसा, ग्रे पेडजॉल, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए हमें पता है कि दो तरह की होती है, एक पेडेल्फर और दूसरी तरह की मिट्टी होती है पेडोकॉल। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पेडोकॉल कौन सी है इनमें से।
तो पेडोकॉल वो होती हैं जिनमें कैल्शियम की बहुलता होती है, वहीं पेडेल्फर वो होते हैं जिसमें एल्युमिनियम और आयरन ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रेरीज वो है जिसमें पेडोकॉल के अंतर्गत आती है, बाकी लेटराइट, टेरारोसा और ग्रे पेडजॉल है जो ये आपका पेडेल्फर के अंदर आती हैं। तो आंसर हो जाएगा प्रेरीज मिट्टी। Rules which directly or affects the distribution of sovereign power in the state makes up the constitution of the state। सभी नियम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के संप्रभु सत्ता के वितरण को प्रभावित करते हैं, राज्यों का संविधान बनाते हैं। यह कथन किसने दिया है? लॉर्ड डाइसी के द्वारा, जॉन मिल के द्वारा, अब्राहम लिंकन के द्वारा या जेफरसन के द्वारा? इनमें से देखिए ये फेमस स्टेटमेंट है जो लॉर्ड डाइसी के द्वारा दिया गया था। आंसर ए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट करेक्टली मैच्ड? आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A क्या कहता है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा का अधिकार तो है लेकिन 6 वर्ष से कम नहीं, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, और ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो ये हो गया गलत। और आर्टिकल 45 क्या कहता है? एजुकेशन टू द चिल्ड्रन फॉर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये भी है गलत क्योंकि ये बिलो 6 ईयर्स के बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है। ये गलत हो गया। उसके बाद आर्टिकल 116 ये है आपका वोट ऑन अकाउंट, और आर्टिकल 117 ये है आपका फाइनेंस बिल, वित्तीय बिल। तो ये दोनों भी गलत है। तो जब यहाँ पर चारों ही गलत है तो आंसर हो जाएगा एक से ज्यादा ई। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मिलान किया गया है? Which of the following schedules of Indian Constitution are correctly matched? Second schedule, विधायिका के सदस्य की शपथ, oath of the member of legislature। थर्ड शेड्यूल, सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के वेतन से संबंधित है। तो देखिए सेकंड शेड्यूल है जो वो राष्ट्रपति के वेतन से रिलेटेड है, और थर्ड शेड्यूल है जो उसमें बात की गई है विधायिका के सदस्यों की शपथ के बारे में, ओथ से रिलेटेड। ठीक है, और ये हो गया सैलरी से रिलेटेड। और सिक्स्थ शेड्यूल है जो शेड्यूल क्षेत्रों और एसटी का प्रशासन और नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड एसटीज। तो ये हो गया आपका फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है, ये सिक्स्थ नहीं है तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद आठवां शेड्यूल क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, ये एकदम सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। Which of the following are related to cooperative societies? निम्नलिखित में से कौन सहकारी समितियों से संबंधित है? भाग 9th A पार्ट 9th 1, अनुच्छेद 43, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 12वीं अनुसूची। इससे 9th A नहीं 9th B संबंधित है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये म्युनिसिपैलिटी, और 9th क्या है आपका? पंचायत। आर्टिकल 43 नहीं, यहाँ पर आर्टिकल 43B होना चाहिए था तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता। ये भी गलत, ये भी गलत। उसके बाद 12वीं अनुसूची ये म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जब, और ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड की गई थी। तो आंसर हो जाएगा सी। में से किस आधार पर भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए संविधान में उल्लेख किया गया है? Which of the following ground mentioned in the Constitution for the impeachment of President of India? संविधान का उल्लंघन करने पर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सत्तारूढ़ पार्टी की मर्जी पर, या स्वास्थ्य समस्याओं पर। इन 4 पॉइंट को इनको हटाया जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि संविधान में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है कि ऑन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जा सकता है, बाकी कोई दूसरा ग्राउंड संविधान में मेंशन्ड नहीं है। तो आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति को निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार देता है। Which of the following article empowers the president to suspend the enforcement of specified fundamental rights? Article 358, 359, only 59 या 74? तो देखिए, अनुच्छेद 358 है जो, वो आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने का अधिकार देता है, क्योंकि आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता है फंडामेंटल राइट्स को अंडर आर्टिकल 19। जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होती है वैसे ही आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। आपका आर्टिकल 359 है जो, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं करता फंडामेंटल राइट्स को, बशर्ते ये सिर्फ एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफाइड फंडामेंटल, जो भी वो फंडामेंटल राइट चाहें उनको वो सस्पेंड कर सकते हैं। ये आर्टिकल 359 उनको अधिकार देता है। तो आंसर तो हो गया 359 बी। लेकिन आर्टिकल 59 क्या है? ये प्रेसिडेंट के ऑफिस की कंडीशन से संबंधित है। और आर्टिकल 74 क्या है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी। द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति नहीं है? वह पीएम की नियुक्ति करता है, ये अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर है। वह अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से यूटी केंद्र शासित प्रदेशों का करता है। ही एडमिनिस्टर द यूटी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम, ये भी सही है, एग्जीक्यूटिव पावर है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूची क्षेत्र घोषित कर सकता है। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया, ये भी एग्जीक्यूटिव पावर है इनकी। और वह राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है। ही कैन नॉमिनेट द मेंबर्स इन द राज्यसभा। तो देखिए ये है जो, ये है इनकी लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, 12 मेंबर्स जो होते हैं जिनको इन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं, तो ये लेजिस्लेटिव पावर में आता है। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद के होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उप मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर, संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी, डिप्टी मिनिस्टर भी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी। तो आंसर तो हो गया इसका ई, ऑल द अबव। देख लीजिए आप, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उसके हेड होते हैं ये। जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हो गई, ये सारी जो भी हम मतलब आम सुनते रहते हैं अक्सर, ये इनके हेड होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स मोस्ट मेनली। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है वो नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, पहली बात। दूसरी बात कि ये मीटिंग को तभी अटेंड करता है जब बुलाया जाता है इनको, तभी ये कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड करते हैं। उसके अलावा ये जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं ये इन दोनों को असिस्ट करते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं आप ये तो ना ही ये कैबिनेट के मेंबर होते हैं और ना ही ये मीटिंग को अटेंड करते हैं। ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा डेप्यूटी मिनिस्टर के लिए। उसके बाद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैटेगरी है ये लास्ट कैटेगरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इसके लिए आम भाषा में जो शब्द यूज होता है वो है मिनिस्ट्री। इनके लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं होता इनके कंट्रोल में, पार्लियामेंट्री सचिव सेक्रेटरीज के कंट्रोल में। ये जनरली सीनियर मिनिस्टर के साथ अटैच होते हैं और उनको असिस्ट करते हैं उनकी ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज हेडेड बाय प्रधानमंत्री? पीएम की अध्यक्षता में निम्न में से कौन सी समिति है? पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, संसदीय प्रकरण समिति, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, अनुमानित समिति, एस्टिमेट कमेटी या नियुक्ति समिति, अपॉइंटमेंट कमेटी। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं, तो आंसर हो जाएगा नियुक्त कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी। इसके अलावा कौन सी कमेटी हैं जो प्रधानमंत्री हेड करते हैं? वो है
मेन कमेटीज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हो गई, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी हो गई, आपकी अपॉइंटमेंट कमेटी हो गई, और ये पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी कौन हेड करता है? ये करते हैं होम मिनिस्टर। आंसर हो जाएगा इसका ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज करेक्ट अबाउट पार्ट 5th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के पार्ट 5th के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? अनुच्छेद 52 से 78, 89 से 122, 123, 124 से 147, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। अनुच्छेद 52 से 78 तक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रिलेटेड प्रोविजंस है। आर्टिकल 79 से 122 तक है जो, वो आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड है, और 123 है आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और 124 से 147 है जो, वो है सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा एक क्या बचा? 148 से लेकर के 152 CAG। तो ये सब मिला करके पार्ट 5th में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा E। एज पर द 2011 सेंसस, हाउ मच पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि और संबद्ध गतिविधियों में कितनी आबादी भारत की एंगेज्ड है? बताइए। 54.6%, 16%, 32% या 80%, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, 54.6%। याद रखना है आपको 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा ए। वॉज रूलिंग प्लान स्टार्टेड। रूलिंग प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1968 से 70, 78 से 1980, 1980 से 1982, या 1961 से 1963, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए रोलिंग प्लान पहले तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। रोलिंग प्लान बेसिकली जनता पार्टी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या था कि हर साल की, जो पहले 5 ईयर प्लान जो नॉर्मली चलता था, उसमें एक नया मेथड था ये कि हर साल का असेसमेंट करिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट आप बनाइए, और फिर अगले साल का जो प्लान बनाएंगे वो पिछले साल की असेसमेंट रिपोर्ट पर डिसाइड करेगा। हर एक साल में जो 5-5 साल का था उसको उन्होंने एक साल में कन्वर्ट कर दिया था। तो वो हुआ कब था? वो हुआ था 1978 से 80। आंसर बी। एलपीजी के समय में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एलपीजी? एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये कब की बात है? बात है 1991 की। और उस वक्त ये लाया कौन था? इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। और जो क्वेश्चन में पूछा है प्रधानमंत्री उस वक्त कौन थे? वो थे PV नरसिम्हा राव। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पहले फाइनेंस कमिश्नर भारत के कौन थे? KC नियोगी, एकदम सही। पहले भारत के चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ये भी सही। और पहले जो अध्यक्ष थे लोकसभा के वो थे आपके स्पीकर GV मावलंकर, ये भी सही। और जो पहले अध्यक्ष आदिवासी वो थे MA, पहले डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। और पहले अध्यक्ष जो ट्राइबल थे वो कौन थे? जो ST कम्युनिटी से आते थे वो थे आपके PA संगमा, और ये एक बार राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां सही मेल हैं? क्रिसिल मुंबई में है, सही है। इकरा ये गुड़गांव में है, ये भी सही है। ओनिक्रा ये भी गुड़गांव में है, ये भी सही है। और केयर मुंबई में है, ये भी सही है। तो ये कुछ हेडक्वार्टर्स हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाला गया है ताकि ये डोमेन कहीं छूट ना जाए आपसे, तो इसको याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि इनके हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने चाहिए। मुक्त अवस्था में एक परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ फ्री स्टेट इज 0, 0, +1, +2,
या इन्फिनिटी अनंतता, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए जब फ्री स्टेट की बात चल रही है तो आंसर हो जाएगा 0, 0। वहीं अगर एल्कली मेटल की बात होती, लिथियम हो गया जैसे कि, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, एल्कली मेटल की अगर बात होती तो आंसर होता +1, और अगर एल्कलाइन मेटल की बात होती तो आंसर होता +2। एल्कलाइन कौन से होते हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेरेनियम, बेरियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। में से कौन सा पदार्थ प्रकृति में क्षारीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ए बेसिक इन नेचर? संतरे का रस, नींबू का रस, या साबुन का घोल? सोप सोल्यूशन, टोमेटो जूस, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए क्षारीय की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा साबुन, बेसिक मटेरियल, सोप सोल्यूशन। वहीं अगर एसिडिक की बात होती या अम्लीय की बात होती तो आंसर हो जाता 1, 2, 3 ई। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में सबसे अधिक प्रक्रियाशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या गोल्ड? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम। और अगर सबसे कम होता तो AU। और अगर इनके सीक्वेंस लगाएं तो मोस्ट रिएक्टिव हो गया आपका पोटेशियम, उसके बाद फिर सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, और उसके बाद एल्युमिनियम, और फिर उसके बाद जिंक, और फिर उसके बाद आयरन, उसके बाद आपका हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, और लास्ट में तो ये है आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फल के पकने में मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, या इथाइलिन, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? देखिए फल के पकने के लिए इथाइलिन मदद करता है, आंसर हो जाएगा डी। और अगर ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन है जो आपका वो ग्रोथ हार्मोन है, ये पत्तों के टूटने को, सेपरेट होने को रोकता है, ये इसमें जो स्ट्रॉज लग जाते हैं वो खत्म करता है, क्रॉप को गिरने से रोकता है, मतलब ये ग्रोथ से रिलेटेड हार्मोन है। उसके अलावा जो गिबरेलिन है वो आपका फूल बनाने में मददगार होता है, गिबरेलिन। उसके बाद जो साइटोकिन है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। और जो इथाइलिन है वो फल के पकने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन? कपास की काली भुजा का कारक क्या है? ज़ैंथोमोनास ओराइजा बैक्टीरिया, ज़ैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया, या कॉरिनोबैक्टीरियम? तो देखिए इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए जो ज़ैंथोमोनास ओराइजा बैक्टीरिया है इसके बारे में अगर बताएं तो आपको पता होगा कि राइस का साइंटिफिक नेम क्या है? ओराइजा सटाइवा, है ना? तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये तो राइस से रिलेटेड होगा कुछ। तो ये बेसिकली जो बैक्टीरियल बिल्ट ऑफ राइस होता है ये उसका एक फैक्टर है, तो ये इसका नहीं है आंसर। उसके बाद अगर ज़ैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया की बात करें तो ये आपका सिट्रस कैंकर का फैक्टर है, ठीक है। उसके अलावा कॉरिनोबैक्टीरियम है जो वो आपका टुंडू डिसीज जो लग जाती है, किसका? टुंडू डिसीज, टुंडू ये लग जाती है काय में? ये लगती है व्हीट में, ठीक है, गेहूं में, तो उसका फैक्टर है कॉरिनोबैक्टीरियम। सिट्री बैक्टीरिया हो गया आपका सिट्रस कैंकर का, ओराइजा बैक्टीरिया होगा राइस का, बैक्टीरियल बिल्ट है इसके बीमारी का नाम, बैक्टीरियल बिल्ट ऑफ राइस। और ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया है जो ये है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, यानी आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिल्म्स इज ऑफिशियल एंट्री फॉर 93rd ऑस्कर? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म 93वें ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि है? जलीकट्टू, गुलाबो सिताबो, गली बॉय, या शकुंतला देवी, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जलीकट्टू, और ये मलयालम भाषा की है,
कभी कभी भाषा भी पूछ लेते हैं। पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम मोदी? हार्दिक, सतीश चंद्र शाह, एन श्रीनिवासन, या प्रमोद कुमार मिश्रा, या नरिपेंद्र मिश्रा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए, नरिपेंद्र मिश्रा तो 2014 से 2019 तक रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद प्रमोद कुमार मिश्रा अभी इस वक्त जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो ये इकरा के एमडी बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। इकरा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, हमने अभी देखा। उसके अलावा हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं, जो ये 2010 के आईएएस हैं और पीएम मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं। आंसर हो जाएगा ए। हु डेवलप्स आश्रय टू कॉम्बैट कोविड-19? कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए आश्रय किसने विकसित किया? डाइट ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, एम्स ने, पीएमसीएच पटना, या पीजीआई लखनऊ ने? तो देखिए, ये डेवलप किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। और क्या है इसमें, क्या है कि प्रॉपर बेडिंग बनाई गई है, सेपरेट पर्दे, प्लास्टिक की शीट से पर्दे वगैरह लगा करके क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें मरीजों को पास पास लेकिन सेपरेट कंपार्टमेंट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। नीति आयोग की आकांक्षा वाले जिलों की रैंकिंग में कौन सबसे ऊपर है? हु टॉप्स द नीतिज एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग? बीजापुर छत्तीसगढ़, री भोई मेघालय, बहराइच उत्तर प्रदेश, या नालंदा बिहार, या इनमें से कोई नहीं, है एक से अधिक। देखिए, इसमें जो टॉप किया है वो किया है बीजापुर छत्तीसगढ़ ने, सेकंड है आपके री भोई, और थर्ड है बहराइच उत्तर प्रदेश। ये अगर कभी क्रम में लगाने को आ जाए तो ये टॉप 3 हैं, 1 2 3। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व गॉट TX2? TX2 मतलब T/2 अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर पॉपुलेशन को दोगुना करने के लिए TX2 अवार्ड मिला है। किसको मिला है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, बांदीपुर टाइगर रिजर्व को, कान्हा टाइगर रिजर्व को, या मानस टाइगर रिजर्व को? इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए, ये मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन ए इज द आंसर। बिहार में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र क्या है? मेन सेंटर ऑफ कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्रीज इन बिहार इज भागलपुर, गया, मुंगेर, पटना, इनमें से कोई नहीं, या एक से। तो देखिए, मेन सेंटर हैं जो कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्रीज के, वो हैं आपका भागलपुर और गया, ठीक है। ये 2 मेन सेंटर हैं सूती कपड़ा उद्योग के। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। मेन फ्रूट ऑफ नॉर्थ बिहार, उत्तरी बिहार के मुख्य प्रमुख फल बताइए। आम, लीची, केला, सेब, इनमें से कोई नहीं, है एक से अधिक। देखिए, उत्तरी बिहार में आम, लीची और केला ये मेन फ्रूट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। बिहार में जूट उद्योग के मुख्य केंद्र बताइए। इन बिहार द मेन सेंटर ऑफ जूट इंडस्ट्री इज पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, भागलपुर, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, तीनों ही इसके आंसर होंगे मेन सेंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ई। विच ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज टुक बर्थ इन 1902 एट सिताब दियारा बिहार? सिताब दियारा बिहार में 1902 में किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हुआ? जेपी नारायण, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, या कर्पूरी ठाकुर, या इनमें से कोई नहीं, है एक से अधिक। देखिए, ये जेपी नारायण का जन्म सिताब दियारा बिहार में 1902 में हुआ था। आंसर ए। फर्स्ट इंडियन टू गेट मेंबरशिप इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड प्रिवी काउंसिल। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और
प्रिवी काउंसिल के सदन की सदस्यता पाने वाले भारतीय कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण या अनुग्रह नारायण सिंह, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, सच्चिदानंद सिन्हा। ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।